हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे समरी ट्रायल के बारे में, जो आपके चैप्टर नंबर 21 ऑफ द सीआरपीसी के अंदर आपका दिया गया है। तो सबसे पहले सीखेंगे समरी ट्रायल क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या प्रोसीजर आपका चलता है और किन केसेस में ये आपका हेल्ड करा जा सकता है, एक क्वेश्चन। और दूसरी चीज़ आपकी इसके अंदर कौन कौन वो मैजिस्ट्रेट होगा जो एम्पावर्ड होता है समरी ट्रायल चलाने के लिए। क्या किसी मैजिस्ट्रेट को यहाँ पे हायर अथॉरिटी की पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, या फिर अपने आप ही उनको एक तरीके से इनहेरेंट पावर उनको दी गई होती है कि आप किसी भी केस के अंदर जो इस चैप्टर के अंदर आपका बताया जाएगा, उस चैप्टर के अंदर उस केसेस के अंदर आपका एक तरीके से वहाँ पे डील कर सकता है वो समरी ट्रायल के अंदर। तो जो सीपीसी है अपनी सिविल प्रोसीजर कोड आपका, उसके अंदर ऑर्डर नंबर 37 है जो आपका डील करता है समरी ट्रायल के साथ। और यहाँ पे जो है वो चैप्टर नंबर आपका 21 है सीआरपीसी के अंदर। तो समरी ट्रायल के अंदर आपको जो सेक्शंस हैं वो आपके 260 से लेके 265 तक यहाँ पे कंटेन करे गए हैं। तो एक एक करके सेक्शन समझेंगे और इनके अंदर जो भी मेन मेन पॉइंट्स होंगे वो आप साथ साथ नोट डाउन करते रहना। तो जो सबसे पहले आपकी एक चीज़ देखी जाए तो वो आपकी होती है कि ये जो समरी ट्रायल चलाने का है, जो पावर की हम लोग बात करते हैं, तो वो एक तरीके से उनको डिस्क्रिशनरी पावर दी गई होती है कोर्ट्स को। कुछ कोर्ट यहाँ पे हैं जिनको मेंशन किया गया है सेक्शन के अंदर कि वो पर्टिकुलर कौन से कोर्ट होंगे जिनके पास पावर रहती है कि वो समरी ट्रायल यहाँ पे अपने केस को कर सकते हैं। लेकिन वो अपने आप में ऑब्लिगेटरी नहीं होता है कोर्ट के ऊपर कि आपको इन केसेस के अंदर करना ही पड़ेगा या फिर इनके अंदर आपको नहीं करना है। इस तरीके से यहाँ पे मतलब कि एक तरीके से ये चीज़ें नहीं बता सकती। अब कोर्ट के रिगार्डिंग आपकी और पावर के रिगार्डिंग जो समरी है उनके रिगार्डिंग बोल सकते हैं कि कुछ पर्टिकुलर केस हैं जिनको आप समरी ट्रायल नहीं करोगे, वो चीज़ें आपकी मेंशन करी जा सकती हैं। लेकिन एक तरीके से अगर बाउंडेशन डालने की पर्टिकुलरली आपको समरी ट्रायल ही चलाना है तो वो कोर्ट्स के लिए आपके ऑब्लिगेटरी नहीं होगा, वो यहाँ पे डिस्क्रिशनरी पावर रहती है। एक इसके अंदर आपका ये है कि मेनली पर्पस क्या रहेगा समरी ट्रायल का, वो भी हम सीखेंगे इस कवर जो आपका चैप्टर इसी के अंदर कवर करते चलेंगे। तो बिना किसी देरी के पहले आप बेरेट की लैंग्वेज समझ लेते हैं, उसके बाद क्या करेंगे वन बाय बाय आपका जो भी टॉपिक बीच में आते जाएंगे, जैसे इंपॉर्टेंट उसके रिगार्डिंग आपका कोई पॉइंट है या फिर किसी सुप्रीम कोर्ट ने कोई बात बोल रखी हो तो उनके बारे में बता दूंगा मैं आपको, साथ साथ उनको नोट डाउन करते रहना। एज सच अगर देखें तो सुप्रीम कोर्ट की कोई गाइडलाइन या फिर बड़ा कोई केस लो यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है इस चैप्टर के अंदर आपको, क्योंकि प्रोसीजर है तो एज इट इज़ आपको ये फॉलो करना पड़ता है। उसके रिगार्डिंग हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर आपके 461 का क्लोज एम है उसको भी साथ में पढ़ेंगे और ये भी देखेंगे कि ये अपीलेबल होते हैं या फिर उनके रिगार्डिंग आपकी इनके खिलाफ जो मतलब समरी ट्राई करके आपने अगर कोई जजमेंट दे दी उसके ऊपर अपील लग सकती है या फिर अपील नहीं लगेगी, क्या कुछ रहेगा वो चैप्टर के अंदर है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना है और वीडियो लास्ट में अगर आपको पसंद आएगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ही देंगे, ये मेरा विश्वास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी तरीके वीडियो। सेक्शन नंबर आपका 260 है जो बात करता है पावर टू ट्राई समरीली, कि वो कौन कौन से मैजिस्ट्रेट होंगे, कौन कौन से वो कोर्ट हैं जिनके पास पावर रहती है किसी भी केस को समरीली ट्राई करने की। तो मतलब पहला क्वेश्चन आ जाता है कि हु मे ट्राई समरीली, या फिर आपकी जो अथॉरिटी बेस्ड क्वेश्चन है इसके अंदर से वो बन सकता है। तो पहला आपका बोलता है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस कोड, इस कोड के अंदर बेशक कुछ भी दे रखा हो, ये मैटर नहीं करता कि आपका इस कोड के अंदर स्पेसिफिकली किसी चीज़ के लिए क्या चीज़ दे रखी है या फिर इन मैजिस्ट्रेट्स की क्या क्या पावर दे रखी है, उनका कोई मैटर नहीं है। यहाँ पे बोलता है एनी सीजीएम, पहला क्वेश्चन आपका है कि सीजीएम पर्सन आपका एम्पावर्ड होगा समरीली ट्रायल चलाने के लिए। दूसरा बोलता है मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट है, ये दो अथॉरिटी आपकी हैं जो कि बिना किसी परमिशन के या फिर बिना भी किसी भी अपर अथॉरिटी के द्वारा अथोराइज करे बिना भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वो अपना किसी भी केस को समरीली ट्राई कर सकते हैं। अब आप बोल सकते हो कि एमएम सर है तो इसका मतलब कि यहाँ पे जेएमआईसी तो होना ही होना चाहिए, लेकिन हम बात करते हैं एमएम जब होता है जब आपका किसी मेट्रोपॉलिटन एरिया की बात करते हो। अदर एरिया जो आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोर्ट बैठते हैं तो जेएमआईसी है, अब जेएमआईसी को स्पेशली अथोराइज करना ही पड़ेगा, ये आपका सेक्शन बोलता है एनी मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास स्पेशली एम्पावर्ड इन दिस बिहाफ बाय द हाई कोर्ट, मतलब कि जब आपका जेएमआईसी होगा तो उसको हाई कोर्ट अथॉरिटी देगी, अथोराइज करेगी, तभी वो समरी ट्रायल चला सकता है। अदरवाइज उसके पास अपने आप कोई अथॉरिटी होती नहीं है, जैसे कि सीजीएम और एमएम को हमने पावर दे रखी है 260 के फर्स्ट टू क्लॉजेस के अंदर, तो ऐसा कुछ यहाँ पे जेएमआईसी के लिए नहीं होगा। और दूसरा इसके अंदर अब जेएमआईसी आ गया तो इसका मतलब हम लोग साथ में फिर सीखेंगे कि जेएम2सी कहाँ जाएगा। तो जेएम2सी के रिगार्डिंग आपका 261 दिया गया है कि जिसके अंदर हाई कोर्ट होगा वो जेएम2सी को भी यहाँ पे पावर दे सकता है, एम्पावर्ड कर सकता है, लेकिन वो क्या होगा कि ऐसे किसी ऑफेंस को समरीली ट्रायल करने के लिए वो यहाँ पे अथॉरिटी देगा जेएम2सी को, वो केस जिसकी सज़ा आपके मैक्सिमम 6 महीने की रहती है। मतलब कि ऐसा कोई भी ऑफेंस जिसकी मैक्सिमम जो पनिशमेंट है वो आपकी जहाँ पे 6 मंथ होगी, उन्हीं केसेस को समरी ट्रायल चलाने के लिए अथॉराइज करा जा सकता है जेएम2सी को। अदर केसेस के अंदर आपका जेएमआईसी को नॉर्मली अथॉराइज करा जाएगा। तो जहाँ पे सीजीएम और आपका एमएमआई, तो वहाँ पे आपको किसी भी
अपर अथॉरिटी की मतलब कि एक तरीके से परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं है, उनके द्वारा एम्पावर करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। अपने आप ही वो 260 में पावर रखते हैं कि वो किसी भी केस को यहाँ पे समरी ट्रायल कर सकते हैं। जब बात आती है जेएमआईसी की, तो वो किसी भी केस के अंदर उसको हाई कोर्ट जो होगा वो एम्पावर कर देगा। जब बात आती है आपके जेएम2सी को, तो जेएम2सी के रिगार्डिंग आपका क्या होगा, सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट के लिए कि कोई हाई कोर्ट, मतलब उसी का जो अपर अथॉरिटी जो होगी, जो हाई कोर्ट है, वो अथोराइज करेगा उसको, जिन केसेस की मैक्सिमम पनिशमेंट आपके 6 मंथ होती है, उन्हीं केसेस के अंदर उनको यहाँ पे क्या करा जाता है, अथोराइज करा जाता है। तो बेशक वो ऑफेंस आपका 6 महीने की पनिशमेंट वाला ऑफेंस कमिट किया गया हो, उसका अटेम्प्ट किया गया हो, या फिर उसका अबेटमेंट करी गई हो, तो इन केसेस में मैक्सिमम पनिशमेंट जहाँ पे 6 मंथ होगी, उन्हीं केसेस में हाई कोर्ट जेएम2सी को समरी ट्रायल चलाने के लिए आपका परमिशन दे सकता है। अब बात आ जाती है कि जब समरी ट्रायल करेगा तो क्या वो चार्ज फ्रेमिंग करने हमेशा ज़रूरी होंगे, क्या एक्यूज की एग्जामिनेशन, ये सारी चीज़ें आपकी ज़रूरी होंगी या फिर नहीं होंगी। और एक क्वेश्चन आता है कि जब यहाँ पे वो अथॉरिटी नहीं है, मतलब कि जब जेएमआईसी को तो आपने अथॉरिटी दी है नहीं, इसके अंदर जब और जेएम2सी को आपने अथॉरिटी दी तब भी वो ट्रायल चलाएंगे। इन केस अगर उनको अथॉरिटी आपने दी नहीं है और फिर भी वो क्या करते हैं, समरी ट्रायल कर देते हैं, तो उसके लिए आपका सेक्शन नंबर 461 का एम लगता है, जब यहाँ पे मैजिस्ट्रेट नॉट सो एम्पावर टू ट्राई समरी केस, और स्टिल वो ऐसा कर देते हैं, तो उसकी प्रोसीडिंग को वहाँ पे वॉइड कवर कर दिया जाएगा। तो ये 460 का क्लोज नंबर एम है, एक बार आप जाके चेक कर लेना। फिर इसके अंदर आपका बोला है मे, मतलब कि ये जो मैजिस्ट्रेट होंगे वो मैजिस्ट्रेट क्या क्या करेंगे, फिर बोलता है मे इफ़ ही थिंक फिट ट्राई इन द समरी वे ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंसेस। यहाँ पे लिस्ट दी गई है कि इन ऑफेंसेस को, मतलब कि यहाँ पे थेफ्ट से रिलेटेड कुछ ऑफेंसेस हैं, आपकी ऐसी प्रॉपर्टी जिसके ऊपर कोई नुकसान हुआ है और उसकी वैल्यू 2000 से कम होगी, स्टोलन प्रॉपर्टी आपने कोई रखी हुई है, रिसीव करी है, तो उन केसेस के अंदर भी आपका ट्राई किया जा सकता है। अब फर्स्ट क्लोज आपका बोलता है नोट पनिशेबल विद द डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और इम्प्रिजनमेंट फॉर एक्सीडिंग 2 ईयर्स। मतलब कि ऐसा कोई भी ऑफेंस जिसके केस में अगर किसी भी ऑफेंडर पर्सन को सज़ा 2 साल से ज़्यादा की, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर डेथ की मिलती होगी, तो उनके ऊपर ये आपका चैप्टर अप्लाई नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा, एक तरीके से देखा जाए तो जो इनके साथ पनिशेबल होंगे, मतलब कि जिस पर्सन को ऐसे ऑफेंसेस की सज़ा दी जाती हो, उनको यहाँ पे ये अप्लाई कवर नहीं करा जाएगा। जनरली क्या देखेंगे कि ऐसा कोई भी ऑफेंस जिसकी सज़ा 2 साल से कम होगी, उनके ऊपर ये चैप्टर आपका अप्लाई हो जाता है। तो इन केसेस में आपको बोलता है ऑफेंस इज नॉट पनिशेबल विद द डेथ LI और एक्सीडिंग 2 ईयर, मतलब कि 2 साल से ज़्यादा हो किसी की, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो या फिर डेथ हो, तो उन केसेस के अंदर आपका ये कवर नहीं करेगा। लेकिन अगर 2 साल से कम की सज़ा का कोई ऑफेंस है तो उनको ये कवर कर लेगा और उनके ऊपर ये कवर आपका एप्लीकेबल हो जाएगा, जिसके अंदर आपका क्या कर सकते हैं, उनको समरी ट्रायल किया जा सकता है। सेकंड बोलता है थेफ्ट के रिगार्डिंग की 379 है, 380 है, 81 है। अब अगर बोलोगे, आप देखोगे IPC में जाके, तो उनकी पनिशमेंट तो 3 साल दी गई है कि ये जो थेफ्ट है सर, उसके अंदर तो पनिशमेंट 3 ईयर्स की दे रखी है, घर में करेगा तो 7 ईयर तक बढ़ा सकते हो। लेकिन एक कंडीशन इसके अंदर दी है कि IPC के 379, 380 और 81 के अंदर वो ऑफेंस तो आपका पनिशेबल है वेयर द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी स्टोलन डज नॉट एक्सीड 2000 रुपीज़। लेकिन आपकी क्या है कि घर में चोरी होती हो या फिर बाहर आपकी चोरी हुई, लेकिन उसकी जो वैल्यू थी उस थिंग की जो चोरी हुई है, उसकी वैल्यू मैक्सिमम 2000 तक की है, तो ये चैप्टर अप्लाई होगा। मतलब कि अगर 2000 से नीचे तक की है तभी, 2 साल एक्सीड करेगा तो चैप्टर कवर उनको नहीं करेगा। तीसरा बोलता है 411 के अंदर आपने कोई भी प्रॉपर्टी जो है स्टोलन प्रॉपर्टी वो रिसीव कर रखी है या फिर आपने रिटेन कर रखी है, तो उनके ऊपर भी उनकी वैल्यू जब आपकी नॉट एक्सीड 2000 होगी तो उनको ये कवर कर लेगा। नेक्स्ट आपका बोलता है कि अगर आपने स्टोलन प्रॉपर्टी को कंसीलमेंट कर रखी है उसकी, या फिर आपने डिस्पोजल ऑफ कर रखा है 414 ऑफ द IPC के अंदर, तो भी आपका यहाँ पे, और उसकी वैल्यू जो है वो 2000 से कम होनी चाहिए। फिर बोलता है कि आपने हाउस ट्रेसपासिंग से रिलेटेड कुछ ऑफेंसेस कर दिए हो जो कि आपके कवर करते हैं 454, 456 के अंदर। फिर आपका बोलता है कि किसी भी पर्सन के आपने कोई इंसल्ट कर रखी हो, इंसल्ट किस लिए करी है, ताकि उसको प्रोवोक करा जा सके ब्रीच ऑफ पीस करने के पर्पज से, या फिर आपने कोई भी ऐसा है जो 504 के अंदर ये चीज़ डील करती हो, या फिर आपका क्रिमिनल इंटिमिडेशन करते हो 506 के अंदर, जिनकी पनिशमेंट जो थी आपकी क्या है कि 2 साल तक की होनी चाहिए थी, तो उन केसेस के अंदर भी आपका डील करा जा सकता है। फिर बोलता है कि अबेटमेंट ऑफ दी फोरगोइंग ऑफेंसेस, मतलब कि ऊपर वाले जो ए से फर्स्ट क्लोज से लेके आपके जो 6 क्लोज के अंदर आपके बताए गए ऑफेंसेस हैं कि थेफ्ट आपने कर लिया, स्टोलन प्रॉपर्टी रिसीव कर ली, स्टोलन प्रॉपर्टी आपने कंसील कर दी, डिस्पोजल ऑफ कर दिया, या फिर आपने थेफ्ट कमिट कर रखा है, या फिर आपने जैसे 454, 456 का, 504 का, 506 का ऑफेंस कर रखा है, तो उन ऑफेंसेस का अगर अबेटमेंट करेंगे और उन्हीं ऑफेंसेस का आपने कोई अटेम्प्ट कर दिया तो भी वो यहाँ पे कवर हो जाएंगे। और लास्ट आपका बोलता है कि ऐसी कोई भी ऑफेंस है जो कि कॉन्स्टिट्यूट करता है ऑफेंस को कहाँ पे,
जो आपका कैटल ट्रेसपास एक्ट है 1871 का, उसके अंदर सेक्शन नंबर 20 के अंदर जिस ऑफेंस की आप कंप्लेंट कर सकते हो उनको भी यहाँ पे कवर किया गया है। तो वो भी आपके ये, तो एक तरीके से देखोगे ना, देखो 2 साल से कम की पनिशमेंट, 2000 से कम की वैल्यू, इसका मतलब क्या कि कोई ऐसा ऑफेंस जो कि नॉन सीरियस नेचर का है तो उनके रिगार्डिंग आपका समरी ट्रायल चलाया जा सकता है। और कौन चलाएगा? जो अथॉरिटी आपकी एथोराइज कर रखी है उनको केवल। सेकंड आपका बोलता है व्हेन इन कोर्स ऑफ ए समरी ट्रायल इट अपीयर टू द मैजिस्ट्रेट दैट द नेचर ऑफ द केस इन सच इज सच दैट इट इज अनडिजायरेबल टू ट्राई इट समरीली। मतलब क्या हुआ कि एक बार उन्होंने देख लिया, पहले मैजिस्ट्रेट के पास कोई केस आया तो उन्होंने आपका कोग्निजेंस लेके और ये डिसाइड कर लिया कि उसको क्या करना है, यहाँ पे समरी ट्रायल चलाना है। लेकिन अगर मिडल ऑफ द ट्रायल में जाने के बाद उस मैजिस्ट्रेट की जो अनडिजायरेबल हो जाता है उसके लिए कि मेरे को इसके अंदर आपका समरी ट्रायल नहीं चलाना चाहिए, आपका हार्ड कोर ऑफेंडर है या फिर एक तरीके से हैबिचुअल ऑफेंडर हो रखा है, तो उन केसेस के अंदर अगर मैजिस्ट्रेट चाहेगा तो क्या करेगा, रिकॉल कर सकता है उन विटनेसेस को जिनको उन्होंने पहले एग्जामिन कर रखा था और प्रोसीड करेगा उनकी री हियरिंग करके, जो आपके रेगुलर शूट्स जो चलते हैं, आपके रेगुलर जो ट्रायल चलता है उसके हिसाब से उनको चला लेगा। मतलब एक बार उसने पहले डिसाइड कर लिया कि मेरे को इस केस को समरीली ट्रायल करना है, ट्रायल के मिडिल में पहुंचा तो उस टाइम पे जाके उसकी इच्छाएं ये हो जाती है कि नहीं सर, इसके अंदर तो मेरे को ये समरी ट्रायल नहीं चलाना चाहिए, मैं इसको रेगुलर केस की तरह ट्राई करूँगा। तो उस सिचुएशन में वो मैजिस्ट्रेट क्या करेगा कि उन विटनेसेस को जिनको वो पहले एग्जामिन कर चुका है उनको रिकॉल करेगा, री हियरिंग करेगा उनकी और री एग्जामिनेशन करेगा और रेगुलर केस की तरह उसको आगे ट्रायल चला लेगा। 261 में आपको पहले बता चुका हूँ कि ऐसा कोई भी ऑफेंस जिनके अंदर आपकी सजा मैक्सिमम 6 महीने की है तो उनके अंदर हाई कोर्ट क्या करेगी, JM2C को एम्पावर्ड कर देगी कि आप इस सिचुएशन में इस केस को क्या कर सकते हो, समरीली ट्रायल चला सकते हो। देखते क्या 261 बोलता है समरी ट्रायल बाय द मैजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास द हाई कोर्ट मे कन्फर ऑन एनी मैजिस्ट्रेट इन्वेस्टेड विद द पावर ऑफ द मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास। मतलब कि ऐसा कोई भी मैजिस्ट्रेट जो सेकंड क्लास का है उसके ऊपर आपकी अथॉरिटी एम्पावर करी जा सकती है हाई कोर्ट के द्वारा। कौन सी पावर? टू समरी आपकी ट्राई समरीली एनी ऑफेंस विच इज पनिशेबल ओनली विद द फाइन, या तो ऐसा ऑफेंस है जिसकी सजा आपकी सिर्फ फाइन होगा और विद द इम्प्रिजनमेंट ऑफ ए टर्म नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ, या फिर ऐसा ऑफेंस है जिसके ऊपर मैक्सिमम जो पनिशमेंट आपकी 6 महीने की दी जा सकती है और विद और विदाउट फाइन, जो कि 6 महीने वाली क्या होगी, विद और विदाउट फाइन हो सकती है। एंड एनी अबेटमेंट और अटेम्प्ट टू एनी सच ऑफेंस, एनी सच ऑफेंस मतलब कि एनी ऑफेंस दैट इज पनिशेबल विद नॉट एक्सीडिंग द टर्म ऑफ 6 मंथ, तो उन सिचुएशन के अंदर आपकी उसकी अबेटमेंट कर दो, आप बेशक उसके आप अटेम्प्ट कर दो या फिर वो ऑफेंस आपका कमिट कर दो। इन 3 सिचुएशन के अंदर आपका क्या किया जा सकता है, JM2C को हाई कोर्ट वो पावर दे सकती है कि आप इस केस को समरीली ट्रायल चला सकते हो। फिर बोलते हैं इन सिचुएशन के अंदर आपका प्रोसीजर क्या होगा। प्रोसीजर के अंदर आपका बताया जाएगा कि इनको कितनी पनिशमेंट मैक्सिमम दी जा सकती है उन पर्सन्स को जिन्होंने ये यहाँ पे ट्रायल चलाया था, जिन पर्सन को इन ट्रायल के अंदर मतलब समरी ट्रायल के अंदर उसको अगर डील किया गया था तो उसको मैक्सिमम कितनी पनिशमेंट दी जा सकती है। प्रोसीजर क्या बोलता है, इन द ट्रायल्स अंडर दिस चैप्टर, इस चैप्टर में मतलब 21 जो चैप्टर आपका है समरी ट्रायल का, इस चैप्टर के अंदर ट्रायल चलाने के बाद द प्रोसीजर स्पेसिफाइड इन दिस कोड और फॉर द ट्रायल ऑफ समन केसेस शैल बी फॉलोड एक्सेप्ट एज हियर इन बिफोर आफ्टर मेंशन्ड। इसके अंदर आपका बोलता है समन केसेस के अंदर जो प्रोसीजर आपका फॉलो किया जाएगा उसी सेम आपके तरीके की प्रोसीजर भी आपको यहाँ पे सॉरी वही सेम आपका प्रोसीजर क्या होगा यहाँ पे भी फॉलो करा जाएगा। मतलब समन केस का और समरी केस का ट्रायल आपका एक जैसा चलता है। सेकंड बोलता है नो सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म एक्सीडिंग 3 मंथ शैल बी पास्ट इन एनी केस ऑफ द कन्विक्शन अंडर दिस चैप्टर। अब ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है पीटी का कि जब समरी ट्रायल चलेगा तो किसी भी ऑफेंडर को मैक्सिमम कितनी कन्विक्शन दी जा सकती है, कितनी उसको सेंटेंस दी जाएगी, तो उसको मैक्सिमम जो पनिशमेंट होगी वो आपकी 3 मंथ की ही दी जाएंगी। ये आपके 260 के सेकंड क्लॉज के अंदर बताया गया, तो इसको एक बार स्पेसिफिकली याद रखना। फिर बोलता है 263 के अंदर की रिकॉर्ड इन द समरी ट्रायल इन एवरी केस ट्राइड समरीली। जब भी कोई भी केस आपका समरीली ट्राई किया जाएगा द मैजिस्ट्रेट शैल, मैजिस्ट्रेट कौन सा यहाँ पे CJM हो सकता है, JMIC हो सकता है, MM हो सकता है या फिर आपका जो JM2C है वो भी हो सकता है। मतलब सारे वो अथॉरिटी वाले पर्सन जिनको या तो हाई कोर्ट ने आपका एम्पावर किया हो या फिर इस चैप्टर ने अपने आप ही उनको अथॉरिटी दे रखी हो। एंटर इन सच फॉर्म एज द स्टेट गवर्नमेंट में डायरेक्ट, जैसा उनको स्टेट गवर्नमेंट ने आपका क्या है डायरेक्शन दे रखी होती है उसी हिसाब से उसी फॉर्म के अंदर ये फॉलोइंग आपके कुछ पर्टिकुलर हैं उनको वो एंटर करेगा। अब ये क्या है कि केस का जो सीरियल नंबर होगा उसको इंक्लूड कर लेगा, उसमें डेट ऑफ द कमीशन ऑफ ऑफेंस को यहाँ पे लिखेगा। फिर बोलता है कि रिपोर्ट और कंप्लेंट के थ्रू आपका जो भी केस आया था उनकी जो डेट थी कि किस दिन उसकी FIR करवाई गई थी, किस दिन उसकी रिपोर्ट आई है, किस दिन वो आपकी कंप्लेंट दर्ज हुई थी, तो उनकी डेट को लिखेगा। कंप्लेनेंट जो पर्सन है उसका नाम लिखेगा। एक्यूज पर्सन की पेरेंटीज हो गए उसका नाम है, उसके रेजिडेंस को रखा जाएगा।
फिर बोलता है प्ली ऑफ एक्यूज ने क्या ली थी उसके रिगार्डिंग है, उसकी एग्जामिनेशन थी वो भी रिकॉर्ड करी जाएंगी। फिर बोलता है कि उसका ओपिनियन या फिर कंक्लूजन फाइंडिंग क्या निकली वो भी लिखा जाएगा। कितना यहाँ पे सेंटेंस उसको दी गई है या फिर अदर जो भी फाइनल ऑर्डर होगा वो भी रिकॉर्ड करेंगे। डेट ऑन विच द प्रोसीडिंग टर्मिनेटेड, किस दिन उस केस की जो समरी ट्रायल चली थी वो कंप्लीट किस दिन हुई है, वो भी डेट आपकी लिखी जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें होंगी जो यहाँ पे रिकॉर्ड करनी पड़ती हैं। उसके बाद आपका 264 आता है कि जजमेंट क्या होगी। अब इसके अंदर बोलता है एवरी सच केस, मतलब कि जो कि केस आपका ट्राई किया गया है समरीली, इन विच द एक्यूज डज नॉट प्लीड गिल्टी, मतलब ऐसे कोई भी केस है जिनको आपने समरीली ट्रायल चलाया था जिस केस के अंदर उस पर्सन ने आपका प्लीड गिल्टी नहीं आपका नहीं करा था, द मैजिस्ट्रेट शैल रिकॉर्ड द सब्सटेंस ऑफ द एविडेंस, जो भी एविडेंस उसके सामने दिए जाएंगे उनको वहाँ पे वो रिकॉर्ड करेगा। और जजमेंट कंटेनिंग ब्रीफ स्टेटमेंट ऑफ द रीजन फॉर द फाइंडिंग, मतलब कि उसने जो भी उसका फाइनल जजमेंट होगा उसके लिए वो रीजन रिकॉर्ड कर देगा। इसके लिए जूरिस्प्रूडेंस के अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं, रेशियो डेसिडेंडी, आपका एक टर्म है रेशियो डेसिडेंडी, DECI डेसिडेंडी होता है आपका रीजन टू डिसाइड आपका, तो उनको वो रिकॉर्ड करेगा, रीजन रिकॉर्ड करके फाइनल जजमेंट दे देगा, सिंपल सी बात है। फिर बोलता है कि लैंग्वेज ऑफ द रिकॉर्ड और आपकी जजमेंट के रिगार्डिंग बात करेंगे तो 264 है, रिकॉर्ड की बात करोगे तो 263 है, तो आप सेक्शन लिख भी सकते हो 263 एंड 264। वैसे 277 आपका और 354 भी आपकी है कि जजमेंट कहाँ पे दे रखी है, तो उनके रिगार्डिंग है। एवरी सच रिकॉर्ड एंड जजमेंट शैल बी रिटन इन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट, कोर्ट की जो भी लैंग्वेज होगी। अब कोर्ट की लैंग्वेज का सेक्शन नंबर 272 है जो बोलता है कि इंग्लिश में है, तो इंग्लिश के अंदर ही उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा और इंग्लिश की ही लैंग्वेज के अंदर उसको क्या है कि जजमेंट को भी यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। तो ये आपका 265 का फर्स्ट वाला क्लोज था। अब सेकंड क्लोज है, बोलता है हाई कोर्ट में अथॉराइज एनी। अब ये क्या है कि हाई कोर्ट किसी भी मैजिस्ट्रेट को अथॉराइज कर सकता है एम्पावर्ड टू ट्राई ऑफेंसेस, जो मैजिस्ट्रेट आपके एम्पावर्ड है इस चैप्टर के अंदर, मतलब एम्पावर्ड देखा जाएगा वर्ड के अंदर तो आपका एक तरीके से देख सकते हैं कि जिनको या तो हाई कोर्ट ने एम्पावर करा हो स्पेशली या फिर वो अपने आप ही एम्पावर्ड है पहले से ही, क्योंकि इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं लिखा कि एम्पावर्ड बाय द हाई कोर्ट है कुछ। मैं मतलब कि किसी की भी क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं आपको जनरली स्पेशल बता रहा हूँ कि कई जगह पे मैंने सुन रखी है कि इस एम्पावर्ड वर्ड का जो इंटरप्रिटेशन है वो ये करते हैं कि मैजिस्ट्रेट को हाई कोर्ट ने जब यहाँ पे स्पेशली एम्पावर कर रखा हो तब, लेकिन ऐसा इसके अंदर कुछ नहीं दे रखा। अब ये बोलता है हाई कोर्ट में अथोराइज एनी मैजिस्ट्रेट, किसी भी मैजिस्ट्रेट को वो अथोराइज कर सकते हैं, कौन सा मैजिस्ट्रेट, जो कि एम्पावर्ड है टू ट्राई ऑफेंसेस समरीली। अब समरीली आपका ट्रायल चलाने के लिए जो एम्पावर्ड है, ऑटोमेटिक भी हो सकता है, वो जिनको एम्पावर कर रखा है वो भी हो सकते हैं, इनके अंदर स्पेशली जो एम्पावर्ड कर रखे हैं उनकी बात नहीं है कि स्पेशली एम्पावर्ड बाय हाई कोर्ट ऐसा कुछ है जो कि हम JMIC या फिर JM2 से लेके चलें। इसमें लिखा है एम्पावर्ड टू ट्राई ऑफेंसेस समरीली, तो अब इसका मतलब समझेंगे कि JMIC भी हो सकता है, JM2 से भी हो सकता है, CCM भी हो सकता है और MM भी हो सकता है। उन चारों मैजिस्ट्रेट को यहाँ पे ये हाई कोर्ट एथोराइज कर सकते हैं कि आप जिस केस को यहाँ पे समरीली ट्रायल करोगे उसकी जो फाइंडिंग होगी आपकी, मतलब कि इसका जो जजमेंट निकलेगा वो, या फिर इसके जो रिकॉर्ड हैं, या फिर दोनों की दोनों चीज़ें, आप किसी दूसरे मैजिस्ट्रेट से भी प्रिपेयर करवा सकते हो उसके रिपोर्ट। और वो मैजिस्ट्रेट कौन होगा, जिसको कि CGM ने यहाँ पे स्पेशली किसी को एथोराइज कर रखा हो या फिर किसी को अपॉइंट कर रखा हो, उससे भी आप इसकी ये चीज़ प्रिपेयर करवा सकते हो और उसी मैजिस्ट्रेट से आप उसका साइन भी करवा लोगे। अब ये जो चीज़ लिखी है ना लास्ट में, सो प्रिपेयर्ड शैल बी साइन बाय सच मैजिस्ट्रेट, अब इस सच मैजिस्ट्रेट का वर्ड यहाँ पे मतलब निकाल लेते हैं ऊपर वाली चीज़ों के ऊपर, कौन सा मैजिस्ट्रेट, जिसको यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन में लिखा है ना एथोराइज एनी मैजिस्ट्रेट को, इसके साथ नहीं है। मैं बता देता हूँ क्लियरली कि जब कोई भी हाई कोर्ट यहाँ पे एथोराइज करती है तो स्पेशली लिखा जाता है, उसके अंदर स्पेशली एथोराइज भी लिखा हुआ है वर्ड। अब पीछे जाके देखोगे ना फर्स्ट 260 के फर्स्ट के C के अंदर, तो देखा एनी मैजिस्ट्रेट आपका जो फर्स्ट क्लास का है स्पेशली एम्पावर्ड इन दिस बिहाफ, ऐसा इसके अंदर कुछ नहीं है। इसके अंदर सिंपल लिखा है कि इस चैप्टर के अंदर जो भी मैजिस्ट्रेट आपका जो एथोराइज है समरीली ट्रायल करने के लिए, उनको हाई कोर्ट फर्दर एथोराइज कर सकती है कि आप अपने रिकॉर्ड को और आप अपनी जजमेंट को किसी ऐसे मैजिस्ट्रेट से भी प्रिपेयर करवा सकते हो जिसको कि CGM ने अपॉइंट कर रखा है, और जिसको अपॉइंट कर रखा है जो यहाँ पे रिकॉर्ड को प्रिपेयर करेगा उसी के यहाँ पे सिग्नेचर लिए जाएंगे। तो इसकी इंटरप्रिटेशन ये निकलती है, इसको स्पेशली आप ध्यान रखना। और अदर कई जगह पे आप ढूंढ भी लोगे, मेरे को पता है, बुक वगैरह में देख लेना बेशक से, कई जगह पे एक बार आप देखना जाके कि क्या इसकी इंटरप्रिटेशन उन्होंने बता रखी है, तो एक बार जाके चेक कर लेना, मेरे को भी कंफर्म करवा देना। जहाँ तक मेरे को लग रहा है जो चीज़ मैंने ऑब्जर्व करी है इस बेरेक्ट लैंग्वेज के हिसाब से वो आपकी यही बनती है। तो ये आपका 260 से लेके 265 तक का आपका समरी ट्रायल का चैप्टर था। अब इसके अंदर ना एक क्वेश्चन आ रखा है,
एमपी के पेपर में एक क्वेश्चन आया था पीछे, पुराना मेरे को याद नहीं है कि कौन से ईयर के अंदर था, तो इसके अंदर आपकी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमपी के अंदर आपके प्री के एग्जाम के अंदर, कि मैक्सिमम उसकी पनिशमेंट कितनी दी जा सकती है, कौन कौन मैजिस्ट्रेट आपका एम्पावर्ड किया जाएगा हाई कोर्ट के द्वारा। तो इसके अंदर आपका एमएम का ऑप्शन वहाँ पे था, तो एमएम को एम्पावर्ड नहीं कर रखा है, वो भी आपको स्पेशल ध्यान रखना है। 2 क्वेश्चन ये हो गए। तीसरा इसके अंदर आपकी क्वेश्चन आ जाता है कि जेएमआई जो आपका जेएम2सी होगा वो कौन से ऑफेंसेस के लिए यहाँ पे एम्पावर्ड करा जाएगा। तो जिस पनिशमेंट जिस ऑफेंसेस की आपकी 6 महीने की मैक्सिमम पनिशमेंट होगी उनके रिगार्डिंग, और जो ऊपर ऑफेंसेस की लिस्ट दे रखी है उसके अंदर आपको 2 ईयर्स की पनिशमेंट और 2000 तक की प्रॉपर्टी की वैल्यू याद रखनी है। तो ये आपके सेक्शन कुछ थे जो यहाँ पे कंप्लीट हो गया, आपका ये कवर हो चुका है पूरा चैप्टर। हाँ, एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि उसकी जो प्रोसीडिंग होगी जो कि अनएम्पावर्ड है इसको चैप्टर के अंदर, जिसको पावर नहीं दे रखी, उसने भी अगर ट्रायल चला लिया तो उसके लिए क्या करेंगे, विशेट होगी, पूरी प्रोसीडिंग आपकी वॉइड डिक्लेयर होगी सेक्शन नंबर 461 के क्लोज एम के अंदर जाके। तो एक बार आप चेक भी कर लेना उसको, और यहाँ पे लिखते रख लो जो भी इसके अंदर आपके पॉइंट आते हैं उन सबको। तो ये आपका था कुछ समरी ट्रायल की रिगार्डिंग, जो कि जनरली क्या है कि आईपीसी के अंदर जो आपके स्लाइट हार्म्स जिनको बोलते हो सेक्शन 95 के अंदर, तो उनके रिगार्डिंग कुछ यहाँ पे है कि उन ऑफेंसेस में जो पैटी या स्लाइट नेचर के हैं 2 साल तक की सज़ा, या फिर आपकी हो सकती है कुछ नेचर में, या फिर आपकी जो एक तरीके से देखा जाए आपके 2000 रुपये तक की वैल्यू वाली प्रॉपर्टी की जो आपके हैं चोरी वगैरह या फिर थेफ्ट हो रखा हो या फिर आपके कोई स्टोलन हो रखी हो वो, तो उन चीज़ों के ऊपर ये चैप्टर आपका कवर करता है। तो मेरी तरफ से इस चैप्टर के अंदर इससे ज़्यादा कुछ नहीं आना चाहिए। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा सारे आपको क्वेश्चन बता दिए, जो क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं वो भी बता चुका हूँ, जो प्रीवियस ईयर के अंदर आए हैं वो भी आपको मैंने बता दिए। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। अगर आपको कुछ भी क्वेरी हो तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरे को इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर व्हाट्सअप, मेरा नंबर आपको हर जगह पे अवेलेबल हो जाता है, थंबनेल पे भी मिल जाएगा, वहाँ से भी आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। फर्दर अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो अगेन आप मेरे को बताओगे, तो मैं आपको हो सकता है कि उसका मतलब कि ऑडियो रिकॉर्डिंग में आपको मैं भेज दूंगा या फिर वीडियो में शॉर्ट्स के अंदर उसका रिप्लाई कर दूंगा, आप देख लेना। बाकी मेरे को आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और हमारा जो यूट्यूब का चैनल है उस पर भी फॉलो कर लीजिए। टेलीग्राम पे भी हमारा चैनल बना हुआ है महिंद्रा लॉ इंस्टीट्यूट के नाम से, वहाँ पे जाके एक बार फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना